नमस्ते, सदावत सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जल्द ही भारतीय नौसेना को पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट देने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग 16 दिसंबर को होगी। 750 टन का ये वेसल भारतीय तट से दुश्मनों की पनडुब्बियों का शिकार कर सकता है और ये माइंस को भी डिटेक्ट कर सकता है, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। दरअसल भारतीय नौसेना ने 16 ऐसे वेसल्स का ऑर्डर दिया हुआ है, जिनमें से 8 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स तैयार कर रही है और बाकी की 8 वेसल्स को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जा रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल भारतीय नौसेना लॉयल विंगमैन प्रोग्राम को बेहद करीबी से देख रही है, जिसे कि भारतीय वायुसेना के लिए HAL के द्वारा तैयार किया जा रहा है। दरअसल भारतीय नौसेना भी डेक बेस्ड लॉयल विंगमैन को चाहती है, जो कि मैन एयरक्राफ्ट जैसे कि टेडबीएफ के साथ ये ऑपरेट हो सके। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डेक बेस्ड लॉयल विंगमैन होंगे, उनका एक नया डिजाइन होगा और इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। इनमें एक अंडर कैरेज भी होगा, जिससे कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर पाएंगे और साथ ही एडवर्स कंडीशन हो या फिर हैवी क्रॉसविंड हो, उनके खिलाफ इनमें ऑपरेट होने की क्षमता होगी। यानी कि भारतीय नौसेना भी वायुसेना की तर्ज पर लॉयल विंगमैन प्रोग्राम को चाहती है, जो कि एक बेहद अच्छा कदम माना जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने आने वाले हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर को एरो इंडिया 2023 में डिस्प्ले करेगा, जिसे कि HLFT-42 एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक कम कीमत वाला लीड इन फाइटर ट्रेनर होगा और ये इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन भी करेगा कोरिया के FA-50 और चाइना के JL-10 के खिलाफ। आपको मैं बता दूं कि HLFT-42 सिंगल इंजन फाइटर होगा। इसका आइलेट स्टाइल वेरिएबल एग्जॉस्ट होगा, जिसमें कि फ्रंट नोज सेक्शन काफी लंबा है और इसका एक टेंडम सीट कॉकपिट भी होगा, जो कि बहुत छोटे आकार के फायर कंट्रोल रडार को एकोमोडेट यानी कि समायोजित कर सकता है। और इस फाइटर को पावर देने के लिए अमेरिका के F404 इंजन या फिर कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल भारतीय नौसेना की योजना है कि वो अपने वर्तमान में जो भी पनडुब्बियां उनके पास है, उसमें जो लेटेस्ट लिथियम आयन बैटरी सिस्टम्स है, उन्हें लगाने पर विचार कर रही है, जिन्हें कि 12 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स में भी लगाया जाएगा, जो प्रोजेक्ट 76 के तहत बनेंगी। इस बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारत फोर्स ने एक कोलैबोरेशन डील की है यूएस फर्म जनरल एटॉमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ग्रुप के साथ, जिसके तहत दोनों ही मिलकर लिथियम आयन बैटरी सिस्टम को तैयार करेंगे भारतीय नौसेना के लिए। लिथियम आयन बैटरी सिस्टम को पहले स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स पे लगाया जाएगा, बाद में रशिया की किलो क्लास सबमरीन में इन्हें लगाया जाएगा और इसके बाद इसे प्रोजेक्ट 76 की पनडुब्बियों में भी लगाया जाएगा। इसके अलावा दोनों कंपनियां इस बात पर भी राजी हो गई हैं कि वे परमानेंट मैग्नेट मोटर्स को भी पार्टनरशिप के तहत तैयार करेंगी, जो कि सबमरीन propulsion मोटर के लिए बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है। यह आकार में बेहद छोटा और लो सिग्नेचर वाला होता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। बोइंग जल्द ही HAL और महिंद्रा डिफेंस के साथ एक MOU साइन करने वाला है और इस MOU पर साइन एरो इंडिया 2023 में किया जाएगा, जिसके तहत F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट भारत में बनेगा। और अगर भारत F-15EX को अपने 114 MRF टेंडर में शामिल करता है, तो अमेरिका को भारत की तरफ से 114 F-15EX का ऑर्डर दिया जा सकता है। वहीं बोइंग का भी कहना है कि उनका F-15EX 33% यानी कि 33% सस्ता होगा फ्रांस के राफेल से और ये अपने साथ 22 एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकता है और इसका वर्ल्ड फास्टेस्ट मिशन कंप्यूटर, अपग्रेडेड आइसर रडार विद एवियोनिक्स, साथ ही इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट और साथ ही इसका एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस भी होगा। हालांकि दोस्तों, F-15EX भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है, क्योंकि ये फाइटर जेट अपनी क्लास का सबसे बेहतर फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन समस्या ये है कि F-15EX का एक बड़ा रडार क्रॉस सेक्शन है, इस वजह से ये एक अच्छा विकल्प भारतीय वायुसेना के लिए नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि F-15EX एक 4++ एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट है, ना कि स्टेल्थ फाइटर जेट। इससे बेहतर है कि हमें फिलहाल के लिए अपने सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई 30 MKI में अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को राफेल F4R के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि F-15EX एक ओमनी रोल फाइटर जेट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी ने कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क बढ़ाना भारत की पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक के अवसर पर अजीत डोभाल जी ने कहा कि शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध मध्य एशिया हमारे साझा हित में है। उन्होंने बताया कि आतंकवाद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर
रोक लगाना हर किसी की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा अजीत डोभाल जी ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि आतंकी गतिविधियों में शामिल निकायों को समर्थन देने से बाज आए। इसके अलावा अजीत डोभाल जी ने अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि हम सब के लिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि भारत पहली बार कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये सम्मेलन अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति और वहां से उत्पन्न आतंकी खतरों से निपटने के तरीकों पर केंद्रित है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज जी ने कहा कि आतंकवाद अब भी वैश्विक चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कतई सहन न करने और एकजुट होकर आतंकवाद से निपटने का दृष्टिकोण ही इस बुराई को परास्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्वास है कि आतंकवाद से सामूहिक लड़ाई की विश्वसनीयता केवल तभी मजबूत हो सकती है जब आतंकियों की अमानवीय गतिविधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 4,25,213 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स के लिए एक RFP जारी की है। ये RFP 95 पेज की है, जिसे कि 20 भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दिया गया है। इस RFP के अनुसार ये जो कार्बाइन है वो 5.56 × 45 mm की कार्बाइन होनी चाहिए, जिसमें कि 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसे बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा। RFP के अनुसार कार्बाइन कम से कम 200 मीटर की प्रभावी सीमा के साथ होनी चाहिए। इसका वजन 3 किलो से कम होना चाहिए और इसका साइकिल रेट ऑफ फायर कम से कम 600 राउंड प्रति मिनट होना चाहिए, जिसमें कि स्वदेशी रूप से तैयार किया गया एमुनिशन इस्तेमाल किया जा सकता हो। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना के मार्को और US नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो गया है। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल कही जाती है, जो कि दोनों देशों के बीच आपसी दोस्ती और विश्वास को दर्शाता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 2018 में भारत ने रशिया के साथ FGFA प्रोग्राम से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और रशिया ने अपने इस प्रोजेक्ट को, जिसमें कि Su-57 फाइटर जेट को बनाना था, उसे अपने पैसों से बनाने का फैसला किया। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट को वियतनाम डिफेंस एक्सपो 2022 में डिस्प्ले करेगा, जो कि 8 दिसंबर से शुरू होने वाला है। वहीं वियतनाम की एयरफोर्स 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को चाहती है और वियतनाम के पायलट्स को रशिया से अप्रूवल भी मिल गया है। वो रशिया के Su-57 फाइटर जेट का एक्सेस कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, ये बात कहने वाली है, वियतनाम अगर रशिया से Su-57 फाइटर जेट को लेता है तो चाइना सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यहाँ पर खड़ा करेगा। और दूसरी बात यह है कि रशिया और चाइना के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में चाइना किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि वियतनाम को 5th जनरेशन का Su-57 फाइटर जेट मिले, जो कि उसके J-20 के लिए घातक सिद्ध होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बार फिर से रशिया और जापान के बीच तनाव बढ़ सकता है। दरअसल अब रशिया ने जापान के नजदीक विवादित कुरिल द्वीप पर अपने मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी है। रशिया के इस कदम से ही विवाद बढ़ने के आसार साफ हो गए हैं। दरअसल कुरिल द्वीप जापान और रूसी प्रायद्वीप के बीच फैले द्वीपों की रणनीतिक रूप से एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि विश्व युद्ध के समय से ही विवादों में है। जापान इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहता है, जबकि रशिया उन्हें कुरिल कहता है। इन द्वीपों पर जापान और रूस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। लगभग 20 साल पहले ही जापान ने द्वीपों को अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित कर दिया था। रशिया का दावा है कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध में इस द्वीप को जीता था, इसीलिए ये द्वीप उसके हैं। जबकि जापान कहता है कि जापानियों ने इन द्वीप पर 16वीं शताब्दी में यात्रा की थी, जो कि रशिया के आगमन से लगभग 200 वर्ष पहले की है। इसीलिए इस द्वीप पर अधिकार जापान का है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इस वक्त भारत और नेपाल सीमा पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और नेपाल की तरफ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है भारत की ओर, और इस वजह से नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल को भारत की ओर से बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल नेपाल की तरफ से लगातार पथराव हो रहा है और उसके बाद नेपाल खुद इस पुल को खोलने का अनुरोध कर रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्थरबाजी हुई है उसकी वजह से कई भारतीय नागरिकों को चोटें आई हैं और अंतर्राष्ट्रीय पुल के बंद किए जाने से नेपाल के लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि जब तक नेपाल प्रशासन पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। समस्या क्या है, ये जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत में धारचूला की सुरक्षा के लिए इस समय करोड़ों की लागत से सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। नेपाल की ओर से
कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार निर्माण स्थल पर पथराव हो चुका है। तटबंध निर्माण का विरोध करने वाले नेपाल के लोगों का कहना है कि तटबंध बनने पर बरसात में काली नदी से नेपाल की ओर, जबकि भारतीय इंजीनियर्स और अधिकारी कह चुके हैं कि तटबंध बनने से ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बड़ा मुकाम भारत को मिला है और सिप्री की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दुनिया के हथियार बाजार पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि साल 2021 में अमेरिकी रक्षा कंपनियों ने 299 अरब डॉलर के हथियार बेचकर मैदान मार लिया था, लेकिन पाकिस्तान से लेकर अफ्रीकी देशों तक हथियार बेचकर चीन ने 109 अरब डॉलर की कमाई की। दुनिया के 100 सबसे बड़ी हथियार कंपनियों में भारत की HAL और BL ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी रैंकिंग को सुधारने में सफलता हासिल कर ली है और इन टॉप कंपनियों में घातक हथियार, मिलिट्री प्लेन और सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों को शामिल किया जाता है। और सिप्री की तरफ से इस बारे में रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत की कंपनी HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को पिछले साल 42वां और 63वां स्थान मिला है। भारत की ये दोनों ही कंपनियां सरकारी क्षेत्र की हैं और इन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। सिप्री ने कहा कि दोनों ही भारतीय कंपनियों ने दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाई है और करीबन 5.1 अरब डॉलर या फिर 40,000 करोड़ रुपए के हथियारों की बिक्री की है। इन दोनों ही कंपनियों को भारतीय सेना से भी बड़ा ऑर्डर मिला है। इस लिस्ट में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाहर हो गई है जो साल 2020 में टॉप 100 में थी। कहा जा रहा है कि इस कंपनी को साल 2021 में 7 छोटी कंपनियों में बांट दिया गया था जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग गिर गई। इसके अलावा भारत सरकार ने 2020 में ही ऐलान कर दिया था कि वो करीबन 100 तरीके के सैन्य उपकरणों का आयात बंद करने जा रही है। वहीं चाइना की अगर बात करें तो चीन लगातार इस साल भी दूसरी बार सबसे बड़ा हथियार निर्माता बना हुआ है और पहले नंबर पर अभी भी अमेरिका है। आपको बता दें कि टॉप 10 कंपनियों में से 4 चीन की सरकारी रक्षा कंपनियां हैं। चीन काफी तेजी से हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन का लक्ष्य है हर तरीके के हथियारों को खुद बनाना। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। कहा जा रहा है कि इसरो 2 और SSLV को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। SSLV का दूसरा प्रक्षेपण इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में हो सकता है और इससे पहले जो SSLV का परीक्षण हुआ था वो फेल हो गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दूसरा लॉन्च उस गलती पर सुधार किया गया है जिसकी वजह से पहला SSLV फेल हो गया था, उसे सुधारते हुए किया जाएगा क्योंकि SSLV भविष्य के कमर्शियल लॉन्च में काफी उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।